नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अर्थव्यवस्था सेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई उसमें आने ही आने हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, हर वो परीक्षा में देखने को मिलता है जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? यह हमारी वर्ष 1951 में चालू हुई, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई और जो बहुत ही सफल हुई, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली के बारे में कौन सा विचार सत्य है? तो क्या यह पूंजीवादी और समाजवादी बाजार दोनों की सुविधाओं को जोड़ती है, या क्या यह मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हमारी मिश्रित है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से क्यों अलग है? मुद्रास्फीति की बात करें तो कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं के विशेष स्तर की, जैसे कि मुद्रास्फीति होती है, स्फीति दर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। एडम स्मिथ की बात करें तो यह एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का विचार उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय शर्तों में गतिविधि के स्तर का मुख्य निर्धारक माना जाता है? वास्तविक निवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? हमारी पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 56 तक चली, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात करते इस पंचवर्षीय योजना की तो यह हमारी, इसमें सिंचाई कृषि को मुख्य स्थान दिया गया। सिंचाई एवं कृषि को महत्व ज्यादा दिया गया। और यही इसमें इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही भाखड़ा नागल बांध की स्थापना हुई। आपको पूछ सकते हैं कि भाखड़ा नागल बांध का स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण सब कंपनी भारत लिमिटेड प्रमुख रूप से किस कार्य के लिए बनाई गई? यह हमारे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए बनाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट आंसर। पारेख समिति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि पारेख संपत्ति का संबंध किससे है, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है? बीमा सुधार के लिए हमारी कमेटी मल्होत्रा समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। मल्होत्रा समिति की बात करें तो ये बीमा सुधार से संबंधित है। इसकी सिफारिश के साथ इसकी आधार पर ही वर्ष 1999 में बीमा निर्णायक या बीमा नियामक और बीमा प्राधिकरण IRDA का गठन हुआ। आपसे पूछ सकते हैं IRDA जो कि बीमा पर निर्धारण करती है, इसका गठन किस कमेटी के द्वारा हुआ, किस समिति के द्वारा हुआ? तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर रहेगा मल्होत्रा समिति। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकों पर उनकी संपत्ति के संबंध में पूंजी की एक निश्चित राशि के लिए लगाए गए आवश्यकता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हमारा बैंकों की पूंजी के ऊपर लगाए गए उसका सीधा पर्याप्त अनुपात में रखा जाता है, यानी कि पूंजी पर्याप्त अनुपात, ऑप्शन नंबर सी।
इसकी बात करें तो बैंकों पर उनकी संपत्ति के संबंध में पूंजी की एक निश्चित राशि के लिए लगाए गए आवश्यक को पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित रूपों में से किसमें विशेष ड्राइंग राइट्स एसडीआर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा केस की मुद्रा के रूप में देखा गया है। यानी एसडीआर को वही खाता प्रवेश के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इको अर्थशास्त्र में ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में ट्रेंड होते हैं। पीसीएस हो या तुम्हारा यूपीएससी हो या यूपीएसआई हो, कांस्टेबल की हो, पैट की परीक्षा हो, हर परीक्षा में अर्थशास्त्र से आपके क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां आपका ये क्वेश्चन ना पूछे जाए हों। आई होप कि यूपी पुलिस की वैकेंसी तो का फॉर्म तो चल ही रहे हैं, उसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपके 2024 में वर्दी का सपना जरूर पूरा हो, और अर्थशास्त्र सेशन को जरूर इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं समिति में ही कि मराठा समिति का संबंध किससे है। तो मराठा समिति का संबंध हमारा सहकारी बैंक से है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सी समिति प्रत्यक्ष विदेश निवेश से संबंधित है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश से संबंधित कौन सी समिति है। तो एन के सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एन के सिंह समिति ही विदेश निवेश में संबंधित प्रत्यक्षों से है। क्वेश्चन नंबर 14, एक कंपनी का डिवेंचर धारक भी क्या होता है। यह उसका होता है क्रेडिएटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने का वाला चार्ज होता है। एक्साइज एक हमारा टैक्स होता है जो किस पर लगाया जाता है। तो ये हमारा वस्तुओं या उत्पादों का बिक्री कर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में बात करें तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत प्रत्येक वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी अनिवार्य है। अधिकांश वस्तुओं पर यह 16% होती है, लेकिन तो यह बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आपने कोई भी सामान खरीदा होगा, मार्केट से आप सामान खरीदने जाते हो तो देखा होगा उस पर रेट डली रहती है, तो वो उसमें टैक्स जरूर लगाता है। उसकी मार्केट पर या फिर MRP उस पर जो पड़ी रहती है उस पर टैक्स सहित लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से M2 के बारे में कौन सा सत्य है। M2 की बात करें तो यह M1 प्लस डाकघर बचत जमा खाते से संबंधित है। जो हम डाकघरों में पैसा जमा करते हैं उसमें बचत खाते से, यानी डाकघर में बचत जमा से संबंधित है M1। भारत एक विकासशील देश है। इसका सीधा कारण क्या है। क्यों भारत एक विकसित देश नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत एक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए इसमें नहीं पूछा गया, कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत की गरीबी मात्रा अधिक है, उत्पादन की खराब तकनीकी है, यानी तकनीकी हमारे इंडिया के अंदर भी कम है। ये क्वेश्चन तो सही है, मगर हमारा जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में ये तो हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन तो हमारा सही ए में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो निम्न में से क्या मुद्रास्फीति का सीधा सूचक है। मुद्रास्फीति का सीधा सूचक होता है पहले की तुलना में कीमतों की धीमी वृद्धि। यानी कि आप जब खेती करते हो, गेहूं की पैदा हुई, पिछली साल आपका गेहूं का 2000 रुपये कुंटल, इस बार बिक रहा है 2100 कुंटल, मतलब उसकी रेट उसमें वृद्धि कम हुई, उसकी मांग कम हुई, वो हो गई मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 19, सरल शब्दों में बैंकों की निम्नलिखित उधार गतिविधियों की वजह से सब प्राइम संकट शुरू हो गया है। यह हुआ है उनको ऋण देना जो चुकाते नहीं है। सबसे बड़ा कारण है आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा मिला नहीं, वो सबसे बड़ा कारण हो गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर।
भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी कब बनाई? राष्ट्रीय पॉलिसी हमारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय पॉलिसी किसानों के लिए कब बनाएगी? ये वर्ष 2007 में बनाएगी। निम्न में से कौन सी मौद्रिक नीति है जो स्थानीय वित्तीय परिस्थितियों के लेन देन को स्वतंत्र रूप से और बाजार निर्धारित विनिमय दर पर लेन देन करने की क्षमता के आसपास केंद्रित रहती है? यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा पूंजी खाता परिवर्तनीयता। आईआईएफसी की स्थापना कब हुई? आपसे पूछ सकते हैं आईआईएफसी की स्थापना कब हुई, तो ये हमारी हुई वर्ष 19/10/2006 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। आईआईएफसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि वर्ष 5 जनवरी 2006 में बनी हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि आईआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। निम्न में से कौन सा आरबीआई की अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करता है, जिसके साथ ही बैंक को अतिरिक्त धनराशि का लाभ उठाने या धन का लाभ उठाने का अधिकार मिल जाता है? ये होता है हमारा रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रेपो रेट की बात करें तो रेपो मनी मार्केट के साधन है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्दिष्ट दर पर तारीख पर पुनर्खरीदों के लिए एक समझौता होता है और एक निवेशक की प्रतिभूति बेचने की अनुमति भी देता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रजनन दर क्या होती है? प्रजनन दर क्या होती है? प्रति 1000 महिलाओं के जन्मे बच्चों का औसत होती है कि 1000 महिलाओं ने कितनी बच्चों को जन्म दिया, वो होती है प्रजनन दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कर प्रगतिशील कर है? प्रगतिशील कर की बात करें तो ये हमारा आयकर होता है, इनकम टैक्स। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम युवाओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया? युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ट्राइसिम, यानी ऑप्शन नंबर बी शुरू किया गया। ट्राइसिम की बात करते हैं तो ट्राइसिम की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो जो आपको याद कर लेना है कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 15 अगस्त 1979 को हुई। लैंगिक सशक्तिकरण उपाय जैम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय द्वारा वार्षिक मानव रिपोर्ट में उपयोग के लिए 5 संकेतों में से एक है, यानी कि जैम में यह लैंगिक सशक्तिकरण एक पॉइंट है 5 में से। तो इनमें और कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें राजनीति भागीदारी का निर्णय लेना भी है शामिल, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेना भी शामिल, और आर्थिक संसाधनों पर शक्ति भी शामिल है, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसकी शक्ति की बात करते हैं तो लैंगिक शक्ति में राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक और भागीदारी, संसाधन पर अधिकार और निर्णय लेना, ये 5 आते हैं। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। यूटीआई बैंक का नाम 2007 में बदलकर क्या किया गया? यूटीआई आपने पुराना नाम सुना होगा, 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि NBMMP की कब लॉन्च किया गया? यह वर्ष 1981 में लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। NBMP का बात करें तो यह हमारा एक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IITA का मुख्यालय कहाँ है? IIT का मुख्यालय हमारा मॉन्ट्रियल, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। IITA की बात करें तो यह 120 देशों के 280 एयरलाइंस का समूह है। इसमें 120 कंट्री और 280 एयरलाइन है। IIT की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को क्यूबा में हुई, क्यूबा के हवाना में हुई, और उसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। दोस्तों ये पॉइंट याद कर लेना कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें,
31। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आरबीआई द्वारा जारी की गई नोटों का उच्चतम मूल्य क्या है? 10,000 का नोट ही बना सकता है। खराब इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए निम्न में से क्या शुरू किया गया? खराब इकाइयों के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी ऑप्शन नंबर बी शुरू किया गया। निम्न में से क्या एक उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राष्ट्रीय आय को दोहराया गया है? नेशनल इनकम को दोहराने वाला पॉइंट हमारा था कपास उत्पादन और कपास कपड़ों का उत्पादन करना। हमारी राष्ट्रीय आय का सबसे ज़्यादा स्रोत होता है कपास उत्पादन, यानी कि आप जितना कपास पैदा करोगे उससे उतना ही कपड़े बनाए जाएंगे, उत्पादन होगा, वो सबसे ज़्यादा हमारा मेन एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा प्रगतिशील कराधान के साथ नहीं है? प्रगतिशील कराधान की बात करें तो इसमें भुगतान करने की क्षमता ये हमारे साथ प्रगतिशील कराधान है, प्रशासनिक सुविधा भी है, निवेश स्थिरता भी है। बट ऑप्शन नंबर डी जो कि काम करने और बचाने की इच्छा है ये हमारा इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। कई बार हम समाचार पत्रों में वित्तीय उत्तेजनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो मूल रूप से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट के माध्यम से सकारात्मक सरकारी कार्रवाई से युक्त एक ढांचा है। इसमें से कौन सा वित्तीय उत्तेजना के लिए शर्त है, यानी वित्तीय उत्तेजना की एक कंडीशन रखी गई है, वो है अधिक राजकीय घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बीपीएलआर का फुल फॉर्म क्या है। बीपीएलआर की बात करें तो बीपीएलआर का पूरा नाम होता है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 हुंडी क्या है? यह इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हुंडी क्या है? हुंडी हमारा जो चेक है जो हम बैंकों में यूज करते हैं वो हमारा चेक है। निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख गुणात्मक संयंत्र उपाय है? ऑप्शन नंबर डी अर्थोपाय अग्रिम। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? वित्तीय समावेशन की बात करें तो ये हमारा रंगराजन समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा की गई। वित्तीय समावेश में राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत रंगराजन समिति की शुरुआत पर की गई और रंगराजन सभासद के सांसद एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या देश में कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू उत्पादन के लिए मूल्य स्थिरीकरण निर्धारित निधि योजना शुरू की गई? यह की गई? जी हाँ, की गई है। इस योजना में सरकार वस्तुओं को खरीदती है और जब कीमत उत्पादन का समर्थन करने के लिए एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है, जो कि हमारा गलत है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो रिजर्व प्रतिस्थान अनुपात निम्न में से किससे संबंधित है? क्रूड ऑयल रिजर्व प्रतिस्थान का अनुपात ये हमारा तेल और गैस उद्योग से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था? कमांड एरिया डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य था, इसका हमारा ऑप्शन है बनाई गई सिंचाई क्षमता के उपयोग के बारे में सुधार करना, संभावित निर्णय उपायों के बीच बनाए गए अंतरों को भरना, तेज गति से भारत में छोटी सिंचाई योजना शुरू करना। ये हमारा यानी ऑप्शन, ये हमारे सभी क्वेश्चन से ऑप्शन से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो ये वर्ष 1974-75 में स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि सिंचाई क्षमता को उपयोग में सुधार करना और संभावित निर्णय और उपयोग के बीच में एक अंतर को भरना। क्वेश्चन नंबर 44
TDSAT निम्नलिखित में से क्या है? यह एक ट्रू भी नल है, यानी ऑप्शन नंबर बी ट्रू भी नल है। TDSAT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल, यानी भी हमारा फुल फॉर्म में आपसे ये पूछ सकता है, इसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? जो हमारा डीजल, पेट्रोल, CNG गैस वगैरह मिलती है उसका निर्धारण कौन करता है? तो ये उसकी निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। IOC हो, HPCL हो, या जो भी जितनी भी तेल कंपनियां हैं वो सब एक कंपनी का निर्धारण करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? निर्यात की बात करें तो निर्यात मतलब भेजने वाला, भेजना, बाहर भेजना। तो सबसे ज़्यादा हमारा समुद्री जमे हुए झींगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, झींगे को सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं समुद्री खाद्य पदार्थों में जो। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किससे वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्ययों में रुझान में हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद में दोनों सदनों की समझ रखने का आवश्यकता होती है? यानी कि हर 3 महीने में उसकी बजट को संसद के समक्ष रखना ही पड़ता है। वो है हमारा राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधी अधिनियम 2003 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आपको पूछ सकता है कि जो राजकीय उत्तरदायित्व होता है, हमारा बजट होता है, वो किस अधिनियम के तहत रखा जाता है? यानी वर्ष 2003 के तहत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय केसर मिशन यह हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तौर पर रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है? यह एक भारत का सार्वजनिक खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी बात करें तो ये वर्ष 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में लघु बचत निधि यानी कि NSF की स्थापना की गई। तो आज फ्रेंड्स, आज का हमारा आखिरी का क्वेश्चन है, जो कि यह है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्यों? क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चंस कराए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कराए हैं, जो इको सेशन से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं है तो मतलब और इको मिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे परीक्षा में देखने के लिए। यूपी पुलिस, UPSI, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, CGL से लेकर CPO तक, सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।